हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। तुषार जी, ये मार्केट क्यों इस तरीके से लगातार तंग कर रहा है? निफ्टी पर तो खैर प्रेशर है ही, लेकिन फिर भी वो एक बार सह सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पर काफ़ी प्रेशर है। आपके हिसाब से इस मार्केट में इस समय क्या गलत जा रहा है? देखिए, मार्केट हर समय सही जाने की जो इच्छा है हमारी, मार्केट समझता नहीं है। मार्केट अपनी तरीके से, जिसको हम मैनिक कहते हैं, जब कोई डर का माहौल हो जाता है तो वो ज़्यादा डर जाता है, और जब खुशी का मामला आता है तो वो यूफोरिक हो जाता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स पे मार्केट चलता है, और कभी कभी लॉजिक यहाँ पे चलने से थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर लॉजिक देखें तो सारे मैक्रो फैक्टर्स, जीडीपी ग्रोथ रेट, अर्निंग्स ग्रोथ, सारे सब सही जा रहे हैं। और अगर रही बात वैल्यूएशंस की, तो पिछले साल की जो वैल्यूएशन थी वो आज के तारीख से भी और ज़्यादा महंगी थी। तो अगर लॉजिक के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से कोई उत्तर नहीं आएगा। उत्तर इस बात से लेके है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में नर्वसनेस है। अभी तक जो सही रीज़न है जिससे कि नर्वसनेस समझ में आए, वो नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इंटरनल सिचुएशंस हैं जहां पर इंडिया को भी उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लेके मार्केट नर्वस हो जाता है, और मेरे ख्याल से फिलहाल ये स्टेज से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर लॉजिक ज़्यादातर काम नहीं आएगी। अगर हमने हमारे इमोशंस कंट्रोल में रखी, तो हमें सिर्फ ये बात को ध्यान में लेना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मल्टी ईयर ग्रोथ फेज में है। दूसरी बात है, इंटरेस्ट रेट्स जो बहुत पहले से हमारी कंट्री में ज़्यादा होते थे, वो अभी काफ़ी नॉर्मल तरीके से आ गए हैं, और शायद उम्मीद भी है उससे भी कम आए। और अगर आगे जाके देखें तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जो कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स का जो दौर आएगा, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको फिलहाल की जो अनसर्टेनिटी है उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, और ये फेथ रखना चाहिए कि शायद अगले 2-3 महीने में ये सारा माहौल चेंज हो सकता है, और मार्केट में ये तब्दीली बहुत जल्दी भी आ सकती तुषार जी, गुड मॉर्निंग। यकीन मानिए, यही संयम, यही मन को विचलित करना बहुत मुश्किल, मतलब जो विचलित होता है ना, आपको उसी को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अभी बात अर्निंग्स की भी है, बात ग्लोबल मार्केट्स के उलटफेर की भी है, ग्लोबल मार्केट्स की पोजीशनिंग की भी है जो ख़राब हो रही है। मतलब अब आप देखिए, अमेरिका, वेनेजुएला, उसके बाद अमेरिका, यूरोप आपस में टकराते हुए ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक वॉर फ्रंट हमारा 2022 से खुला हुआ है, जो कि एक यूएस, ईरान, इजराइल, ये कमोडिटीज़ को, प्रीशियस मेटल्स को बहुत बड़ी हवा दे रहा है। आज गोल्ड, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे, सिल्वर 3 लाख। अभी क्या प्रीशियस मेटल्स का ये डोमिनेंस, आपको लगता है ये वर्चस्व उनका कायम रहेगा? है। देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये वर्चस्व हमेशा रहता नहीं, और ये जो फिलहाल की टेंडेंसी है इन्वेस्टर्स की, कि जो एसेट क्लास अच्छा कर रहा है उसके तरफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो कई इन्वेस्टर्स इसी बात को लेके आते हैं कि भाई, अगर मोमेंटम अच्छा ही है तो थोड़ी देर के लिए हम उसमें पार्टिसिपेट करें। प्रॉब्लम इस बात का है कि ये मोमेंटम रिवर्स जब होता है तो आपको कह के या कोई एडवांस नोटिस देके नहीं होता। और अगर देखी जाए वैल्यूएशन की बात, तो गोल्ड की वैल्यूएशन पे कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि गोल्ड में कोई कैश फ्लो नहीं आता। बस आपके और मेरे व्यू में फर्क है कि भाई, आपको इस भाव को अच्छा लगता है और किसी को नहीं अच्छा लगता, तो इस बात से वो गोल्ड का मार्केट चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। और फिलहाल के लिए हम जब देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसी है, करंट फाइनेंशियल मार्केट्स का हाल जैसे है, तो लोगों को सेफ्टी की तरफ जाने का एक इमोशन हो जाता है। और गोल्ड ज़्यादातर स्टोर ऑफ वैल्यू कहा जाता है, तो जहाँ पर जाके हम हमारी वैल्यू उसको बरकरार रखें। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर डिमांड भी सॉवरेन, जिसको हम सेंट्रल बैंक्स कहेंगे, उनका भी ज़्यादातर इस पे जोर रहा है पिछले साल। इसके लिए ये गोल्ड के प्राइसेस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हमने देखी।
क्या ये कंटिन्यूअस रहेगी? मेरे ख्याल से कोई एसेट क्लास कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंटल रिटर्न नहीं देता। तो अगर 1-2 साल में अगर हम देखते जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म ही अगर व्यू लेना है तो मोमेंटम के हिसाब से ले सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फाइनेंशियल मार्केट्स में जहां पर साइंटिफिकली उसकी वैल्यू का एक नियंत्रण कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ताकि हमको समझ में आता है कि वैल्यूएशन ऊपर है, नीचे है या न्यूट्रल है। मगर गोल्ड या सिल्वर के बारे में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैं तो समझता हूँ कि हर एक पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एलोकेशन जरूर करें, मगर ज्यादा रिटर्न्स चेज करने का नतीजा शायद गलत ही होता है। ओके, चलिए इक्विटी मार्केट पर वापस आते हैं। यहाँ पर आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी इस साल के लिए? देखिए, अभी अगर आप देखें, जैसे कि मैंने कहा पहले कि मैक्रो सिचुएशन इंडिया की बहुत अच्छी लग रही है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी प्राइवेट कैपेक्स जो कई सालों से एब्सेंट थी, वो वापस आ रही है। उसको बूस्ट करने के लिए हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में अधिकतर लिक्विडिटी काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब ये कैपेक्स फंड करने के लिए हमारे लिए इंटरनल रिसोर्सेज हैं, और कंपनियां भी आईपीओ की तरफ जा रही हैं। मतलब कैपिटल की कोई कमी नहीं है। आगे जाके देखें कि इंटरेस्ट रेट्स जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते थे और जिससे कि ग्रोथ में थोड़ा सा दिक्कत आता था, आजकल ऐसी अपेक्षा है कि इन्फ्लेशन जैसे कम हो चुका है और लिक्विडिटी जैसे कंफर्टेबल है, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे बढ़ने के लिए ये जो ग्रोथ हमको एक्सपेक्टेड है वो प्राप्त करने के लिए जो मीन्स ज़रूरी होते हैं, कैपिटल और उसकी कॉस्ट, वो सारा हमारे फेवर में है। तो मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स, जिससे कि हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज कहें या जो कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन में जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कंपनियां इन्वॉल्व है, आई थिंक दैट इज वेयर द मेन फोकस इज। और अगर ये आगे बढ़ने वाला है तो इनको कैपिटल कौन देगा? तो मेरे ख्याल से बैंकिंग, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट लार्ज प्राइवेट बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसीज, जो छोटे मोटे एरियाज में भी फाइनेंसिंग करने की क्षमता रखते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों तो नेचुरल टेंडेंसी इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए कि भी ये चलेंगे। और अगर आगे बढ़ के देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ इफी सिचुएशन, क्योंकि सारी सेक्टर्स में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वेक्टर नहीं दिखता। मगर मेरे ख्याल से छोटे कंपनीज में जो इंडिविजुअल ग्रोथ स्टोरीज हैं, जो मैक्रो को नहीं देखती, मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक उनमें भी देखने की एक ज़रूरत है। तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच होना चाहिए। कोई एक थीम या एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अभी मार्केट में नहीं था। ओके, अच्छा तुषार जी, ये जो आपने अभी जिक्र किया बैंकों का भी, मैं बैंकों से ही थोड़ा सा हट के, मतलब बैंक्स और एनबीएफसी को छोड़िए आप, सिंस हम एक लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम में हैं, अदर देन बैंक्स एंड एनबीएफसीज रेट सेंसिटिव्स में आपके ऑटो आ गया, आपका रियल स्टेट आ गया, रियल स्टेट इंडस्ट्री आ गया, एचएफसीज आ गई, और क्या क्या इंक्लूड करने में अपने पोर्टफोलियो में आप कंफर्टेबल हैं इस वक्त? तो सेंसिटिव्स में यूटिलिटीज भी आती हैं और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ज़्यादातर डेट ओरिएंटेड है, मतलब जिनके बैलेंस शीट में डेट ज़्यादा है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स में राहत होती है तो उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि लो इंटरेस्ट रिजीम में क्रेडिट एक्सपेंशन हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि लो इंटरेस्ट रेट, ओनली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स को मत देखिए। लो इंटरेस्ट रेट से कई कंपनियों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी कैपेक्स जो 2-3 साल रहेगी, वो एक रीजनेबल रेट पे हम अगर लोन ले लेंगे तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसका मतलब लो इंटरेस्ट रेट्स इज एक्चुअली गुड फॉर द एंटायर इकोनॉमी, स्पेशली फ्रॉम अ ग्रोथ परस्पेक्टिव, and that induces confidence in promoters as well as companies to invest more. तो मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा रियल एस्टेट, ऑटो या जो भी इंटरेस्ट सेंसिटिव्स हैं वो तो ठीक करेंगे ही, मगर दोज आर डायरेक्ट बेनिफिशियरीज। बट आई थिंक द इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज जनरली इज द होल इकोनॉमी इन जनरल। तो शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।